माई सेल्फ एस एल वर्मा, मैं एस एल वर्मा एक बार फिर से आपका एस एल केमिस्ट्री क्लासेस से स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आज आपके पीछे टॉपिक एक लिखा हुआ है, मतलब आज की स्लाइड में लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 11th के बच्चों का बहुत दिन से बहुत परेशान हो रहे थे कि सर 11th का टॉपिक स्टार्ट करो, 11th का स्टार्ट करो। तो ये 11th का बेसिक टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और पूरा कंप्लीट इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या है, कैसे है और किस तरह से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या है। तो ये 11th के लिए भी बेसिक है, 11th के लिए तो टॉपिक है 11th का। 12th में भी इसी से आगे बढ़ेंगे और नीट और आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन जो बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे, अब मैं आपको बताऊं, सपोज करो एटम की अगर बात करें, ठीक है, एटम की बात करें तो एटम, अब मैं एटम क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चीजें तो थोड़ा सा उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एटम का ये सब बच्चे जानते हैं कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है, एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ये सबको पता होगा कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और इनके चारों ओर सेल्स होते हैं और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। इतनी बात तो सबको पता होता है, ठीक है, कि एटम का सेंट्रल पार्ट कौन है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके चारों ओर क्या होते हैं, सेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। ये किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसी भी एटम में, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं Na की, और मैंने आपको कहा कि Na के पास में, मैंने आपको कहा कि Na के पास में 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 11 होंगे। जब तक ये देखो ये एटम है, एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। अब कोई मेरे को आके बोले सर Cl माइनस या Mg+2, ये एटम थोड़ी ना, ये तो आयन बन गया। भाई चार्जेबल जितने भी है, जितने भी चार्ज वाली स्पीसीज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो आयन से, यहाँ पे चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये क्या है, एटम है। तो इस ये एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है ना, कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा Cl, और मैंने कहा कि Cl के पास में, मैंने आपको कहा कि Cl के पास में 17 प्रोटॉन है। मैंने कहा Cl के पास में 17 प्रोटॉन है। ठीक है, अब मुझे बताओ Cl के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Cl के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो चार्ज नजर आ रहा है क्या, जब चार्ज नजर नहीं आता इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ आ गई आपको, अच्छे से समझ आ गई कि जब तक कोई चार्ज नहीं है, जब तक उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, अब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उन्हें हम लोग, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसका Na में 11 प्रोटॉन है, इस वक्त Na में कितने प्रोटॉन है, 11। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। बस में इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको, अच्छे समझ आ रही है कि जब तक हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। अब जैसे मैं पूछूं, मैंने आपको बोला
मैंने बोला, सपोज करो मैंने कहा कि Mg के पास में, मैंने कहा Mg के पास में 12 प्रोटॉन है, मैंने कहा Mg के पास में 12 प्रोटॉन है। अब बताओ Mg का एटॉमिक नंबर कितना होगा? अब बताओ Mg का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो Mg का एटॉमिक नंबर, Mg का एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा? क्या वो भी 12 होगा क्या? बिल्कुल, वो भी 12 होगा, 12 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि जब तक हम लोग उसमें बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात कर रहे हैं, ये आपके पास में एटॉमिक नंबर की बात करी अपन ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे एटॉमिक नंबर का मतलब पता चल गया। एक इन्होंने लिखा मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है? मास नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के का जो सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है, उसे बोलते हैं मास नंबर। उसे क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। तो मास नंबर का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहां पे P1531, P1531 जैसे मैंने लिखा यहां पे। अब देखो आप एक बार, अब आप एक बार देखो, क्या इसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अगर मैंने जो नीचे लिखा होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या 15 है, 15 है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 15 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15 हो गया। ऊपर जो लिखा हुआ होता है, ये ऊपर जो लिखा हुआ होता है, ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। ये आपके पास में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना हो गया? क्या ये 31 हो गया क्या? क्या 31 हो गया क्या? बिल्कुल। अब देखो, अब अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अब अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो ऊपर क्या चीज है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऊपर क्या चीज है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऊपर है मास नंबर। ऊपर क्या चीज है? ये मास नंबर। और नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा दूं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर मैं हटा दूं, मतलब घटा दूं, ठीक है, तो आपके पास जो चीज बचती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का सिंपल सा तरीका हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना दे रखा है आपको? 31। एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 31 माइनस 15 कितना बचा? 16। तो इसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास में हो गए। 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास में हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर अगर हमको पता हो, मास नंबर पता हो, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम लोग न्यूट्रॉन इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक छोटा सा चीज बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा बेसिक मैंने आपको नॉलेज दिया है। इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे यही बताना चाह रहे हैं हम लोग कि आपको एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि आपके पास में, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहां होता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। अगर किसी एटम में, जैसे सपोज में लिखा है, जैसे सपोज में लिखा है एक्स और यहां मैं जेड लिख रहा हूं, तो जेड का मतलब मैं यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये इसका एटॉमिक नंबर है। बस में अब एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है। अब उसमें न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल है। भाई प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। तो टोटल रिजल्ट क्या आया? न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा,
क्योंकि भाई एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज न्यूट्रल है, तो जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। तो यहां पे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस में जो चार्ज आ रहा है, जो न्यूक्लियस में जो चार्ज आ रहा है, वो चार्ज आपके पास में क्या है, वो चार्ज आपके पास में पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है, वो जो चीज है वही एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वही क्या चीज है आपके पास में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पास में एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। वही बात मैंने शुरुआत में जो आपको बताई थी कि जब तक एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल ही होता है क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो किसी भी एटम में अगर हम बात करेंगे, किसी भी एटम की अगर हम बात करेंगे, तो एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये फिक्स है कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, अलग अलग है। जब अलग अलग तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग ही उनका होगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस करी, बात करी। अब मास नंबर की बात करिए, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, ये मास नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मास नंबर क्या होता है। मैंने कहा था कि मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो सम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब मास नंबर जो होता है, नंबर ऑफ उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या फिर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नहीं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे इन्होंने एक सिंबल लिखा है अपन ने, देखो जैसे अपन ने एक सिंबल लिखा है एक्स जेड, मैंने कहा जो नीचे लिखा हुआ होता है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा होता है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। ये एक्स क्या चीज है, एलिमेंट है। ये एक्स क्या चीज है, एलिमेंट है, एटम है। ये एक्स क्या चीज है, एलिमेंट है, एटम है। ए क्या चीज है आपके पास में, ए जो है आपके पास में मास नंबर है। ए क्या चीज आपके पास में, मास नंबर है। ए क्या चीज है आपके पास में, मास नंबर है। तो जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज है, प्रोटॉन ही है, केवल खाली यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। ये एटॉमिक नंबर है, तो खाली प्रोटॉन से ये क्या चीज कहला रहे हैं, एटॉमिक नंबर कहला रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, मास नंबर है। ये क्या चीज है, मास नंबर है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये केवल खाली क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी स्टार्टिंग से चीज बताई मैंने आपको, वो चीज मैंने आपको समझाया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। आप बताइएगा मुझे, जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन, जैसे मैं लिखा है Na1123, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे। क्या जो नीचे लिखा था वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में 11 है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या चीज होती है, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर कहते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मास नंबर बोला, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर कितना हो गया इसका, फटाफट बताओ। इसका मास नंबर कितना हो गया, इसका मास नंबर हो गया आपके पास में 23। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। जहां तक बात समझ, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एटम है, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, इसमें 11 होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब उसमें से उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। मास नंबर कितना है 23, मास नंबर कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11, 23 में से 11 गए कितने बचे 12, 12 बचे। तो 12 क्या चीज आ गई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए। क्या है ये? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है आपके पास में। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज लेस होता है ये। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमने बताया आपको। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। इस बार एटम नहीं दे रहा, इस बार मैं आपको आयन दे रहा हूं। इस बार मैं एटम नहीं दे रहा, इस बार मैं आपको क्या दे रहा हूं? आयन दे रहा हूं। इस बार मैं आपको क्या दे रहा हूं? आयन दे रहा हूं। +2 और यहां पे मैंने लिख दिया 12 और यहां पे मैंने लिख दिया 24, ठीक है। यहां मैं लिखा 12, यहां पे लिखा मैंने 24। चलो अब मुझे आप ये बताइएगा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे लिखा हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आपके पास में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास में है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन कैसे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो मास नंबर कितना है? 24। मास नंबर कितना है? 24। तो 24 में से अगर आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 12 बचा। तो ये 12 क्या आ गए आपके पास में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ये क्या आ गए आपके पास में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। बात समझ आ गई? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने आ गए? 12 आ गए, ठीक है। चलो अगर जब तक कोई चार्ज नहीं है, जब तक कोई चार्ज नहीं है, जब तक कोई चार्ज नहीं है, तब तक जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जब तक कोई चार्ज नहीं, जब तक जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं, चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं। ये बात आपको पता है कि आयन फॉर्म हो जाता है। अब ये आयन है, इस वक्त एटम नहीं है, इस वक्त क्या है? ये आयन है। इसका मतलब इसने क्या किया? या तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अब कब तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कब इलेक्ट्रॉन लूज करता है? जब कभी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है। पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण पॉजिटिव चार्ज आया है। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण क्या होता है? चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे सपोज करो अभी यहाँ पे चार्ज क्या है? mg पे चार्ज किया +2। इसका मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किए हैं। अब कितने लूज करे हैं? जितने चार्ज होते हैं उतने लूज किए हैं। अब जैसे मैं पूछूं, अभी mg में पूछूं, सिंपल सा mg में पूछूं मैं कि बताओ भाई mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बताओगे mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? क्योंकि अभी mg बन गया, अभी mg है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं इस वक्त? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 12 ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अभी 12 ही है। लेकिन अगर मैं +2 की बात कर रहा हूं, अगर मैं +2 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या कराए हैं? लूज कराए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से लूज करा दिए, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लूज करा दिए, तो अब मेरे पास क्या हो गया? क्या 10 इलेक्ट्रॉन बच गए क्या? अब 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए क्या? और चार्ज क्या लगाऊंगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो चार्ज क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो mg +2 चार्ज आएगा। तो mg+2 में अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप बता सकते हो कि mg+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 12 मतलब 10 होते हैं, ठीक है। और mg में पूछे तो mg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो आपके पास में 12 है। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। एक इसमें आप नंबर ऑफ, ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई इसमें में लिखा है P15 31 -3। अब आपको बताने हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है, सारा का सारा बताना है। फटाफट जल्दी से करो, जल्दी से करो। चलो स्टार्ट हो जाओ,
कर लिया क्या? चलो वेरी गुड, शाबाश। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 15। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब देखो इलेक्ट्रॉन -3 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? 3 गेन किए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? 18 हो गए क्या? ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? 18 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? 18 हो गए। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, तो 31 में से 15 माइनस करोगे, कितने बचे आपके पास में? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 16। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल गए। मास नंबर कितना है? मास नंबर इसका कितना है? मास नंबर कितना है इसका? तो मास नंबर आप बोल रहे हो इसका, मास नंबर हमारे पास में कितना है? 31 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? ठीक है। 15 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ जानकारी दी है कि कैसे आप कोई भी स्पीसीज दी हुई होती है, उस गिवन स्पीसीज में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगाते हो, उसका मास नंबर कैसे पता लगाते हो, उसका एटॉमिक नंबर कैसे पता लगाते हो, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। बेसिक सी चीज थी, वो छोटी सी चीज थी जो कि मेरे को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करी अपन ने, कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हमने स्टडी करी है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वही बात बोली है कि अगर आपको बताया जाए कि नेगेटिव और उसमें पॉजिटिव आयंस बाय लॉस, ठीक है, ये बता चुका हूं आपको कि जब कोई एटम जो होता है, जब कोई एटम जो होता है, उस एटम की अगर बात करते हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने से तो नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जी हम बात कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है? क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या चीज है? ठीक है, क्वांटम नंबर क्या चीज है? देखो सिंपल सी बात है, एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा, पक्की बात है। उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पे है, वो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका नेचर, उसकी एनर्जी, इन सब की स्टडी करने के लिए हमें जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन नंबर की जरूरत पड़ती है, उन नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। वापस सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका नेचर, उसकी एनर्जी, इन सब की स्टडी करने के लिए हमें जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 टाइप की होती है क्वांटम नंबर आपके पास में। पहली जो है आपके पास में, फर्स्ट जो है आपके पास में, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। सेकंड जो है उसे बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड जो है उसे क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है आपके पास में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। और फोर्थ है आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्या है आपके पास में? स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से अगर आपसे पूछें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। पहली हमने बोली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हमने बोली एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड बोली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ हमने बोली है स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। ठीक है बेटा, चलो अब पूरा हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पूरा पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या है, कैसे है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात तो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं।
जब कभी भी स्मॉल n अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जब कभी भी कहीं पर अगर स्मॉल n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आई। अब इसको जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या? इसका डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था बोर। बोर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो अब सपोज करो ये काम क्या आती है, ये काम क्या आती है? ठीक है, ये जो काम आती है ये आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो मैं मेरे साथ बताता हूँ। चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पी क्यू एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम लोग जो है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बताती है? ये हमारे पास में जो है ये हमें जो है शेल के बारे में बताती है कि किसी भी एटम में कितने शेल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में कितने सेल्स होते हैं, उन सेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास में ये क्वांटम नंबर ही देती है। किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल्स होते हैं, किसी भी सेल में कितने सेल, किसी भी एटम में कितने सेल्स होते हैं? इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। जब एटम में इनफाइनाइट सेल्स हैं तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलेंगे हम लोग, हाँ है ना? तो किसी भी एटम में मैंने कहा इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। जब मैंने कहा इनफाइनाइट सेल्स होते हैं तो उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। 1 2 3 4 इसमें इनफाइनाइट सेल है। जब वो इनफाइनाइट सेल्स हैं तो उनका कोई नाम भी होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का नाम तो होगा कि भाई इसका नाम कमल है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। वैसे ही यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सेल्स हैं तो इनफाइनाइट सेल्स का नाम भी होगा। क्या नाम होगा इनका? इनफाइनाइट सेल्स का नाम होता है के एल एम एन ओ, इस तरह से इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। उनके नाम इनफाइनाइट सेल्स से उन इनफाइनाइट सेल्स के नाम है। ठीक है, किसी भी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इस सेल में, पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको n की वैल्यू अगर पता है, मैं बोलूँ 5वें सेल में, तो n की जगह वैल्यू क्या रखोगे? 5। 5वें सेल में n की वैल्यू क्या रखोगे? 5। तो इसी तरह से मैं पूछूंगा 4th सेल में तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 4। थर्ड, इस तरह जो भी आपको पूछे कि इस सेल में बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको काम में लेना पड़ता है। अब देखो, अब मैं पूछूंगा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? के मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? के मतलब क्या हो गया? फर्स्ट शेल है। के मतलब फर्स्ट शेल है, पहले शेल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है ना? अगर मैं बोलूँ एल में बताओ, एल सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल एल में बताओ, ये तो के में हो गए। एल में बताओगे, एल में कितना लिखोगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ है ना? तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 हो गए, हाँ है ना? अब के एल एम की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, एम में कितने आएंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 हो गया क्या? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है? अब इसी टाइप से 32, 50, आप इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास में, अगर आपसे नंबर ऑफ शेल पता है आपको कि भाई पहली शेल, दूसरी शेल, जो भी शेल पता है उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा लेंगे। तो ये क्या आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास में, ठीक है? कि 2 8 18 32 50 72 इस तरह हम निकाल लेते हैं, ठीक है? चलो अब देखो, अब इसके बाद में हम बात करते हैं ये क्वांटम नंबर जो होती है, अब शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, ठीक है? या एनर्जी लेवल बोलो, इनका सबका मतलब एक ही होता है। एनर्जी लेवल बोलो, इन सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। एनर्जी बोलो, कई जगह कई बार ये बोल यूज में लेते हैं एनर्जी लेवल कि भाई इस एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, या इस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, या इस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्ड यूज में लेते हैं, ठीक है? तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में
या किसी भी एनर्जी लेवल में निकालने का फॉर्मूला 2n² है, उससे अपन ने ये निकाला है। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें बोर्ड कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू, r बराबर होता है, r बराबर n² h² अपॉन 4 π² m z e²। ये आपके पास में रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये आपके पास में क्या है, रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो n आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, n आ रहा है। तो n आ रहा है, इसका मतलब n क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। n क्या है आपके पास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे को किसी कोई मतलब स्फेरिकल चीज की रेडियस पता हो तो मैं क्या उसका साइज पता लगा लूंगा कि जैसे सपोज करो आपके पास में न्यूक्लियस है। ठीक है, आप बोलो से इसका साइज इतना है, अब साइज और बढ़ गया, साइज और बढ़ गया, साइज और बढ़ गया, हाँ है ना। तो आपने क्या किया कि रेडियस पता हुई तो आप साइज बता पा रहे हो। तो रेडियस जैसे बढ़ाओगे साइज बढ़ रहा है, हाँ है ना। तो ये जो क्वांटम नंबर होती है, ये जो होती है, ये साइज को भी बताती है कि इतना बड़ा साइज और इसमें इतने इतने रेडियस, इसके हिसाब से कि रेडियस का फॉर्मूला जब आप पूरा ड्राइव करेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो r बराबर आपके पास क्या आता है, r इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास में। इसी टाइप से आपके पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आएगा। तो इससे हम लोग वेलोसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। v बराबर क्या होता है 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। इसी टाइप से अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास में होता है E बराबर -13.6 इंटू z² अपॉन n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास में आ गई। ठीक है, तो आप इससे, इसका मतलब आप इससे ना जो वेलोसिटी भी पता लगा लेते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व हो रहा है, किस शेल में किस वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है। और आप उससे एनर्जी का पता भी लगा लोगे, आप उससे रेडियस का पता भी लगा लोगे। तो रेडियस का, एनर्जी का और वेलोसिटी का भी इससे पता लगाते हैं। ठीक है, तो यही बात अपन ने इसको बताई अपन ने। ठीक है, कि इससे हम लोग एवरेज डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन की मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उससे जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसका पता भी इससे ही लगा लेते हैं। रेडियस के फॉर्मूला में अपन ने बात की थी, तो रेडियस के फॉर्मूला में जो था ना, वो आपके पास में ये था Rn। तो रेडियस के फॉर्मूला से भी ये चीज हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द एनर्जी, मैंने कहा था एनर्जी के फॉर्मूला भी पता लगा लेते हैं हम लोग पता लगाया था अपने। ठीक है, कि एनर्जी के फॉर्मूला में भी Zn आ रहा है, इसका मतलब इससे हम लोग एनर्जी का पता भी लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2n² फॉर्मूला काम में लेते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, 2n² फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो 2n² फॉर्मूले से ही हम लोग इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल। मैंने कहा था आपको कि ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो या एनर्जी लेवल बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अब आपके पास में ऑर्बिट हो या शेल हो या एनर्जी लेवल हो, तीनों जगह का, तीनों का मतलब, तीन अलग अलग वर्ड नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इनका नाम क्या क्या होंगे, K, L, M, N, डिस्टेंस, इस तरह। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला पूरा फिर जब बाद में पढ़ाएंगे उस सबसे बताएंगे आपको पूरा चीज किस तरह क्या होता है, कब बढ़ रही है, कब घट रही है, इस तरह की पूरी चीजें ये आने वाले क्लासेस में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीजें आने वाली क्लास में ही क्लियर होगी और जब बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो अपने पास में क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास में क्वांटम नंबर जो है वो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम नंबर है अपने पास में, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है हमारे पास में। ठीक है, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि भाई इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था सोमरफेल्ड। क्या नाम था, सोमरफेल्ड, सोमरफेल्ड। ठीक है, तो सोमरफेल्ड ने इसका डिस्कवर किया था। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने किस चीज का डिटरमाइन किया था, सेल्स का, ऑर्बिट का और एनर्जी लेवल का, इनका डिटरमाइन किया था। अब उन सब के आगे आप है ना सब 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 लगा दो तो क्या हो जाएगा, सब शेल, सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल। तो ये जो क्वांटम नंबर है, ये जो क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है, ये हमारे पास में सब शेल के बारे में बताएगी या फिर सब ऑर्बिट के बारे में बताएगी या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगी। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर जो अपन ने ऑर्बिट वाली बात की थी, ऑर्बिट की बात की थी, या अपन ने बात की थी एनर्जी लेवल की बात की थी, या हमने बात की शेल की, उनका मतलब एक ही है। उन तीनों का वर्ड का मतलब एक है, बस वो जो अगर किसी चीज से हम पता लगाने में इसमें कितने शेल है सब कुछ, तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें हेल्प करवाएगा कि भाई हमको ये बताने में इसमें कितने ऑर्बिट्स, कितने शेल वगैरह है। ठीक है, अच्छा, और अगर सबसेल्स वगैरह पता लगाना हो तो हमको क्या इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि भाई एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। इसकी जो वैल्यू होती है वो जितनी वैल्यू एन की होती है उतनी वैल्यू उसकी होती है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा। ये क्या बोला मैंने, देखो आराम सुनो। देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज करो आप, मैंने कहा आपका मैंने कहा n की वैल्यू आपके पास 5, पहले इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, अब मैंने कहा कि सपोज करो कि मैंने कहा सब सेल का पता लगा रही है, तो जो एल है, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, मैंने कहा 0 1 2 3 डैश 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 तक n-1 तक होती है। मैंने कहा कि एल की वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलना आपको। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए आप और n-1 तक आपको चलना है। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ आ गई अपन को। अब अगर मैं कहूं कि मैंने कहा कि n की वैल्यू मैंने कहा 5 है, एन की वैल्यू मैंने कहा क्या कहा 5 है, इफ मैंने कहा एन की वैल्यू कितनी है 5 है। अब एन की वैल्यू 5 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, तो एल की वैल्यू आपको कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है और एक कम तक चलनी है। तो 0 भी होगी, हाँ होगी, 1 होगी, होगी 2 होगी 3 होगी और 4 होगी। तो 0 से लेकर 4 तक ही तो जाएंगे आप, 0 से लेकर 4 तक ही तो आएंगे। तो वही तो मैंने यहां लिखा है कि एल की वैल्यू जो होगी 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक रहेगी। 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक रहेगी, n-1 तक रहती है। तो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक रहेगी। ठीक है, जैसे आपने कहा था भाई जब n बराबर, n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 थे तो उनके नाम थे के एल एम एन पी क्यू ऐसा नाम था। वैसे ही अगर l बराबर 0 1 2 3 है तो इनका नाम क्या होंगे, इनके नाम होंगे s p d f डैश 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 n-1 तक इनके ये नाम होंगे। ठीक है, एस पी डी एफ ये डैश डैश n-1 तक इनके नाम होंगे। यहां तक भी बात सही आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब अगर मैंने आपको कहा था कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था, नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था 2n² फार्मूला काम में लेते हैं। कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं, 2n² फार्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से अगर हमको नंबर ऑफ सब सेल में नंबर, मतलब कोई सब सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, तो पता करने का तरीका क्या है, 2 × 2l+1। ये फार्मूला होता है 2 × 2l+1। ये फार्मूला है हमारे पास में किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए। ये फार्मूला होता है 2 × 2l+1। अब मैं से पूछा कि बताओ भाई s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, s में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पहले तो ये बताओ भाई s के लिए l की वैल्यू कितनी है, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 है, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस वैल्यू में 0 पुट करोगे तो 2 की जगह 2 रखोगे, 2 × 0+1। ठीक है, तो कितना आ गया 2 आ गया क्या, 2 आ गया क्या, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 +1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 2। अब p में क्या रखोगे, p के लिए बताओ, तो p के लिए क्या रखोगे 2 × 1+1। तो 2 1 जा 2 +1 3 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए।
ठीक है। इसी टाइप से डी में, फटाफट डी में बताओ कितने होंगे, डी में बताओ कितने होंगे, क्या 10 होंगे कि डी में, एफ में बताओ कितने होंगे, 14 होंगे क्या। इस तरह आप किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके पास में अजमथुल क्वांटम नंबर, सॉरी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी, बार बार उसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि बार बार उस चीज से रिलेटेड दोनों, ठीक है, क्योंकि आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे उसको पूरा रिलेटेड दोनों आपस में एक दूसरे से, तो बार बार सुनते रहो, समझते रहो। ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि जैसे वो जो क्वांटम नंबर थी वो आपको किसका किसका पता लगा रही थी, साइज का पता लगा रही थी, साइज को डिटरमाइन कर रहे थे हम लोग भाई कितना बड़ा साइज है क्या है। तो वैसे ही ये जो होती है शेप को पता बताती है। एस की शेप कैसी होती है, तो एस की शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, एस की शेप ऐसी होती है। ठीक है। अगर बात करें पी की शेप की, पी की शेप कैसी होती है, पी की शेप डंबल शेप होती है। पी की शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। ठीक है, जो हाथ में उठाते हैं डंबल, वैसे डंबल की शेप होती है। डी की शेप कैसी होती है, तो डी की शेप आपके पास में डबल डंबल होती है, मतलब एक डंबल तो ऐसा लिखा हुआ बना होता है, एक डंबल ऐसा बना होता है, डी की शेप डबल डंबल होती है। ठीक है। एफ की शेप कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स जो कि मैं नहीं समझा सकता हूं, नहीं आप समझ सकते हो, उस शेप को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। तो एफ की शेप जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, यहां तक अपने पूरा पता किया है। ठीक है, तो अपने सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर सिंपल से हम बात करें, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं इस पूरे बोर्ड को। ठीक है, एक साइड में लिखूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक साइड में लिखूं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्या आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, जो आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या। दूसरा, इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था बोर। ठीक है, इसको साइंटिस्ट डिस्कवर करने का नाम था सोमरफेल्ड। ठीक है, इससे हम लोग किसका पता लगाते हैं, इससे हम लोग किसका पता लगाते हैं, शेल का, ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल का, या फिर ऑर्बिट का। ठीक है, इससे किसका पता लगाएंगे, सब शेल का, या फिर एनर्जी, सॉरी सब ऑर्बिट का, या फिर सब एनर्जी लेवल का। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो n इज इक्वल टू आपने क्या कहा, 1 2 3 4 डैश n माइनस इनफाइनाइट तक होती है ना, ये इनफाइनाइट तक होती है। इसकी वैल्यू जो होगी l इज इक्वल टू कितना होगा, वो 0 से स्टार्ट करोगे n माइनस 1 तक चलोगे, 0 1 2 3 डैश n माइनस 1 तक। ठीक है, अब इसके नाम क्या क्या होंगे, इसके नाम होते हैं k l m डैश इनफाइनाइट तक। इसके नाम क्या क्या होंगे, s p d f डैश n माइनस 1 तक। किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, 2n² फार्मूला होता है। और किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका होता है 2 × 2l + 1। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के रखोगे 2, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 8 18। इसमें कितने होते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके क्या निकालोगे, 2 6 10 और 14, है ना। चलो, ये साइज को बताती है, तो r की वैल्यू रखेंगे, r बराबर क्या आएगा, 0.529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपके पास में किसको बता रही है, साइज को बता रही है। ये किसको बताती है, शेप को। जैसे s की शेप स्फेरिकल, ठीक है, p की शेप डंबल,
और डी की शेप कैसी होती है, डबल डंबल, और एफ की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमने दोनों क्वांटम नंबर में कंपेयर किया है, पढ़ा है, समझा है। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये पता किया कि जो एटम होता है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को कैसे पता लगाते हैं, कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे पता लगाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका मास नंबर क्या होता है, कोई आयन हो तो उसमें कैसे पता लगाते हैं। इन सब की हमने स्टडी इस पूरे टॉपिक में की थी आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमने क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी ली कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो हमने बताया क्वांटम नंबर मतलब होता है किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई कैसा नेचर है, कितनी एनर्जी है, किस वेलोसिटी का है। इन सब की स्टडी के लिए हम लोगों ने क्वांटम नंबर की हेल्प ली। 4 टाइप क्वांटम नंबर थी, प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके, दोनों का कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो 11th का टॉपिक था, चैप्टर नंबर 2 था आपका 11th का। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानकारी ली और बेसिक चैप्टर है ये। ठीक है, तो 11th वाले बच्चे जो बोल रहे थे कि हमारा वीडियो नहीं डाला, तो आप 11th वालों के लिए भी अब एक मैंने लेक्चर को शूट करके दिया। अब धीरे धीरे पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरी मुलाकात खत्म। सी टिल देन, बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। सेकंड बच्चा, जो भी बच्चे हैं आपको इसको देखो, वीडियो को आराम से देखकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो आप बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी आपको नए नए वीडियोस आपको आएंगे, उनका भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मेरी मुलाकात खत्म। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए।